किया जा सकता है। इस तमाम तर मौज़ूआत के हवाले से हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने वाले हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे आम ज़बान में जोड़ों का दर्द भी कहा जाता है, ये आपकी हड्डियों को खोखला कर देता है, मुतासिर कर देता है। आपके घुटनों में ख़ास तौर पे अगर बात किया जाए तो घुटनों में एक कार्टिलेज नामी एक हड्डी होती है जिसको नर्म हड्डी भी कहते हैं। ये उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह इस दर्द से छुटकारा हासिल किया जाता है, सेल्फ मेडिकेशन कितनी हार्मफुल हो सकती है और अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह मॉडिफाई करके हम इन छोटी छोटी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे साथ आज लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, जिस तरह आपने सुना, ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से हम लोग आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने वाले हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली क्या है और क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि ऑर्थोआर्थराइटिस की डेफिनेशन क्या है ना, ये क्या चीज़ है और उसमें किस तरीके से हो रहा है। इसको आसान अल्फाजों में समझें तो इट इज़ अ वियर एंड टियर ऑफ अ डिजीज़। ठीक है, ओके। मतलब जैसे टूट-फूट का शिकार हो जाती है ना कोई चीज़, हमारा जॉइंट, तो उसको हम कहते हैं वियर एंड टियर ऑफ द डिजीज़। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो हाइलैंड कार्टिलेज की होती है और साइनोफियल की डिजीज़ फॉर्मेशन होती है। ज़्यादातर हमारे पास पॉपुलेशन में 65 एज के बाद 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना इस वियर एंड टियर डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं इनके, सही। और उसमें वो उनके डैमेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली इट्स अ डिजीज़ ऑफ अ वियर एंड टियर। ठीक, ठीक। डॉक्टर, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कॉमन सिम्पटम्स क्या है और अलामात क्या है? डायग्नोसिस किस तरह मुमकिन है? देखिए, जैसे कि अब ये डिजीज़ स्टार्ट होती है ना, अब सबसे पहले इनिशियली पेन कंप्लेंट पेशेंट करते हैं कि पेन हो रहा है। अब पेन तो बहुत सारी वजूहात की वजह से होता है, लेकिन इसमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्पेशली जो पेन होता है, वो आपको पेन ऑन एक्सर्शन होता है। जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, तो आपको जब वेट ज़्यादा नी जॉइंट में पेन होता है। अब आप जैसे उस पे ज़ोर डालते हैं, जैसे स्ट्रेस देते हैं, तो उसमें आपका पेन इंक्रीज़ हो जाता है। सेकंडली, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, तो 30 मिनट्स का हम टाइम ड्यूरेशन देते हैं कि पेशेंट से पूछते हैं, "हाँ भैया", तो पेशेंट कहता है कि, "हाँ जी डॉक्टर साहब, जब मैं सुबह सो के उठती हूँ, तो हुँ। 30 मिनट जो है मुझे वो जोड़ों में या घुटने में बहुत दर्द रहता है, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाता है।" इसको हम एक्सक्लूड करते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस से। रूमेटिक आर्थराइटिस का जो पेन होता है, वो मोर देन 30 मिनट्स तक रहता है। ज़्यादातर जो हमारे पास 65 ईयर्स से ज़्यादा एज से ज़्यादा लोग जो होते हैं, उनके अंदर 80% डिज़ीज़ में पाया जाता है, लेकिन सिम्पटम्स जो हैं पेशेंट के, वो 25% लोगों में इस तरह के सिम्पटम इसमें आते हैंगे। सेकंडली, इसके साथ वो कहते हैं कि हाँ जी, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, जोड़ों में, जॉइंट में दर्द है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि इसमें जी सूजन भी हमें आ रही है, कि हुँ। हमारे पास जो है जॉइंट में सूजन भी इसमें मौजूद हो रही है। कुछ लोगों की शिकायत इस तरह की होती है कि ज़रूरी नहीं कि उनके घुटनों में हो, ये उँगलों के अंदर हमारे पास यहाँ हेबेडन और ऑस्टियल नोड्स यहाँ पे फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, यहाँ पे गुठलियाँ बन जाती है ना, आसान अल्फाज़ में समझ लें कि वो कहते हैं हाँ जी गुठलियाँ हैं। तो सही। ये भी एक ऑस्टियोआर्थराइटिस की निशानी में होती है। हिप जॉइंट के अंदर भी आती है, नी जॉइंट के अंदर भी आती है। तो ये इस तरह के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं कि वो कहते हैं जी, जब हम पेन होता है कब? जब हम उस जॉइंट के ऊपर ज़ोर डालते हैं। सही, सही। डॉक्टर, एज ग्रुप क्या है? कॉमनली आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, उनका एज ग्रुप क्या होता है? मिनिमम एज क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस की और मैक्सिमम एज क्या है? देखिए, जिस तरह मॉडर्न एरा की तरफ हम जा रहे हैं ना, तो हर डिज़ीज़ की एज जो है वो कम होती जा रही है कि ना, क्योंकि सही। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? लोगों की पहले जो रूटीन होती थी, एक ज़्यादातर काम लोग फिज़िकल एक्सर्शन पे करते थे, वॉक करते थे। अब वो ज़्यादातर लोग हैं जो हैं वो फिज़िकल एक्सर्शन का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, ज़्यादातर सिटिंग पे है, और जो फ्री टाइम होता है उसमें लोग जो है वो सिटिंग में मोबाइल यूज़ करते हैं या बैठे रहते हैं। कोई फिज़िकल कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर जो उनकी जो अच्छी जो एज होती है, यंग एज, चाइल्ड बेयरिंग एज, उन्होंने भी उस टाइम पे वो हार्ड वर्क उस तरह का काम नहीं किया होता, तो उनका मसल मास भी बिल्डअप नहीं होता। तो अब वो हुँ। जो ग्राफ पहले हम कहते थे कि जी 65 और 70 के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस का आएगा, वो कम होते-होते अब 55 ईयर और 50 ईयर्स में भी प्रेज़ेंट कर रहा है। तो अभी जो रिसेंटली डाटा, जो इंडिया का डाटा है, उसमें इंडियन पॉपुलेशन में मोर देन 7 करोड़ पीपल्स आर डायग्नोज्ड बाय ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज़। तो बहुत 7 ज़्यादा करोड़। खतरनाक होता है। अमेरिकन पॉपुलेशन में इससे भी ज़्यादा है, और हमारे यहाँ का अनफॉर्चुनेटली अभी डाटा नहीं है। इंशाल्लाह हम उस पे काम कर रहे हैं, उसका भी डाटा मिल जाएगा। लेकिन ये कि ये बहुत ज़्यादा एक डिज़ीज़ फैल रही है, और उसकी हमें अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, उसके लिए वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक। डॉक्टर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के तशख़ीस के लिए, डायग्नोसिस के लिए कौन-कौन से टेस्ट होते हैं जो मार्केट में कॉमन है? देखिए, इसमें हम इसको पहले इस तरह समझ लें कि इसकी कॉज़ क्या है ना, इसकी वजूहात क्या हैं, कि जी, हमें क्यों जी। हमें ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। अगर हम इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएँगे, तो हमें ज़्यादा आसानी होगी ना।
ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो हेरिडिटी होते हैं कि फैमिली से इनहेरिट हो होते हैं ये डिजीज, या हम जिसे कहते हैं इडियोपैथी, कि ऐसा कोई खास कॉज नहीं है, बस एज रिलेटेड ही हो रहा है। लेकिन जो जी। सेकंड थिंग है ना, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, वो ये चीज है कि शुगर का होना, मोटापे का होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, या 3 बीमारियां बहुत कॉमन होती है जो हमारे नाज़रीन को समझने की जरूरत है। उसमें एक रूमेटिक आर्थराइटिस होती है, एक गाउट होती है, ठीक है, और एक सेप्टिक आर्थराइटिस होती है। इन चीजों को समझ लीजिए ना। आप लोग जॉइंट पेन के साथ समझते हैं, वो समझते हैं कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ही हो रहा है, जो कि इतना क्यूरेबल जल्दी से नहीं हो पाता है। ठीक। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो क्यूरेबल होती है ना। तो अगर रूमेटिक आर्थराइटिस का दर्द है, या गाउट का दर्द है, या सेप्टिक आर्थराइटिस का क्या मतलब है आसान अल्फाजों में, कि घुटने में या हाथ में जहां भी जॉइंट है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, हम्म। तो वो भी आपको दर्द कॉज कर रहा होता है ना। कोई दाना निकला है, कोई चोट लग गई, उसको से इन्फेक्शन है, तो वो भी क्यूरेबल हो जाता है। तो पहले तो ये समझ लें कि आपको ये हुआ किस वजह से है। अच्छा, ठीक। हुआ किस वजह से, उसके लिए फिर उसी बेस पे हम लैब्स करते हैं ना। लैब्स में ज्यादातर डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है ना। इसमें बेसिक टेस्ट पहले हम ना सीबीसी का टेस्ट कराते हैं, कि हम देखते हैं कि भाई जिस्म में खून की मिकदार ठीक है, डायबिटीज की क्या कंडीशन है, शुगर का टेस्ट कराते हैं। HbA1c बहुत ऑथेंटिक टेस्ट है। हमारे ज्यादातर लोग आते हैं कि जी वो सुबह वाली शुगर टेस्ट की थी, वो तो सही आ रही है। अच्छा, होता ही है अब सुबह रात में सुबह में शुगर टेस्ट करनी है, हाँ भाई कल मैंने शुगर टेस्ट करनी है, रात में खाना ही नहीं खाया डर के मारे। अब सुबह जो शुगर आप टेस्ट कर रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है ना। या बिल्कुल रात में किसी बिल्कुल। शादी में गए थे, वहां मीठा खूब खा लिया, सुबह टेस्ट की बड़ी भी आ गई, डॉक्टर के पास आ गए, तो रिलायबल नहीं है। तो HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन वो एक ऑथेंटिक टेस्ट होता है, वो हमें लास्ट 3 मंथ्स की शुगर बताता है। सही। तो आप उसको टेस्ट करके देखें कि शुगर तो नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करें कि भाई कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ी हुई तो नहीं है। कैल्शियम का टेस्ट करके देखेंगे, कैल्शियम, विटामिन जी का टेस्ट करके देखें, पैराथायरॉइड हार्मोन का टेस्ट करके देखें। ये ब्लड रिलेटेड टेस्ट है। उसके बाद फिर अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो फिर हम सिंपल एक एक्सरे करते हैं पेशेंट का ना, ठीक है। हम एक्सरे करके देखते हैं कि हाँ भाई एक्सरे में क्या चीज आ रही है, हम्म। आया कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि इसमें कोई जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन आ रहे हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली क्या होता है, जो हमारे जॉइंट के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो खत्म हो जाता है, और बीच में कार्टिलेज हो तो लॉस हो जाता है। सही। जैसे ही वो चीज लॉस हो जाती है तो बीच में स्पेस बन जाती है, इस स्पेस में प्रोलिफरेशन होती है और एक न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे न्यू बोन फॉर्मेशन होती है तो जैसे हमारा ये मूवमेंट में घुटना रगड़ खाता है, तो उसमें वो पेन स्टार्ट हो जाता है। उसको वो जैसे इस पे जोर पड़ेगा, बीच में एक न्यू बोन फॉर्मेशन हो गई है या बीच में से फ्लूइड निकल गया, तो वो आपको पेन की सिम्टम्स देगा। तो ये चीज है। तो उसमें एक्सरे और ये बेसलाइन टेस्ट, फर्दर अगर आप चाहें तो उसके लिए फिर आप MRI भी करा के देखते हैं, क्योंकि सही। कार्टिलेज कोई आपको डैमेज तो नहीं हुआ, उसमें फिर MRI भी करा के देखते हैं। सही। डॉक्टर, ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ घुटनों के जोड़ों में दर्द होता है उसको कहा जाता है, या बॉडी के और भी कुछ जॉइंट्स हैं जिनमें पेन को ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम दिया जाता है? जी, जी। जैसे मैंने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली हमारे पास पेशेंट जो प्रेज़ेंट करते हैं ना, वो नी पेन के साथ करते हैं। लेकिन वो हिप पेन के साथ भी आता है, ठीक है, एंकल पेन के साथ भी आता है पेशेंट। ये मैंने आपके हाथ में बताया कि यहाँ पे नोड्स बन जाते हैं, बिल्कुल। ऑस्टियोआर्थराइटिस नोड्स। ठीक, इसके साथ भी लोग प्रेज़ेंट करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक मिसकॉन्सेप्ट है कि जी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है तो ये आया घुटनों का ही है। नहीं, वो आपके किसी भी जॉइंट जो है उसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैंने ये भी शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि आम अल्फाज में लोग समझ सकें, वेयर एंड टियर मतलब टूट-फूट का शिकार। कोई भी ऑर्गन उसका हम्म। मिसयूज़ कर रहे हैं। जो हमारे पास अगर आप देखें ना, जो बutchers होते हैं, जो ऐसा गोश्त काटने का काम करते हैं, या कुछ तरह के जो बढ़ई होते हैं वो काम करते हैं, तो उनके हाथ में की जो फिंगर्स होती हैं, उनके जॉइंट्स में ऑलरेडी वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। हम्म। तो उनमें आप देखेंगे उनके हाथों की शेप भी डिफरेंट मिलेगी, उनके जॉइंट की शेप भी मिलेगी, उसके अंदर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की चीज़ें आपको अलामात ज़्यादा शुरू मिल जाएँगी। तो ये वियर टियर का जो प्रोसेस है, वो इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा मिल रहा होता है। सही। डॉक्टर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऐसे कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं या फिर नॉर्मल सिम्टम्स हैं जिनको हम अवॉइड हमें नहीं करना चाहिए और फौरी तौर पर डॉक्टर को रुजू करना चाहिए? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि दर्द हो रहा है, गोली खाना शुरू कर दें। हम्म। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान देती है ना, क्योंकि देखें ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ठीक है? आपको मैकेनिकल प्रॉब्लम कैसे, कि जॉइंट के अंदर स्पेस खत्म हो गया है, वो आपको पेन कर रहा है। आप वक़्ती तौर पे पेन किलर आपने ले लिया, वो जो पेन जहाँ पे हो रहा था, इन्फ्लेमेशन जहाँ थी, वो उसको वक़्ती तौर पे कम कर देगी, और फिर आप चलना शुरू कर देंगे। जब आप चलेंगे, उस जगह पे पेन की सेंसेशन आपने वक़्ती तौर कम कर दी, तो वो जॉइंट की डिस्ट्रक्शन और ज़्यादा हो जाएगी। वो और बिल्कुल। ज़्यादा उसको डैमेज करेगा, और वो आपको और ज़्यादा, जब आप वो उसका दर्द का इफ़ेक्ट खत्म होगा, मेडिसिन का इफ़ेक्ट खत्म होगा पेन किलर का, तो वो और ज़्यादा सिम्पटम उसके और ज़्यादा शदीद तरीके से आएँगे। फिर आप क्या करेंगे, 1 गोली के बाद 2 गोलियाँ, 2 के बाद 4 गोलियों पे आ जाएँगे। और वो जो आप गोलियाँ ओवर द काउंटर ले रहे हैं, ये आपको किसी ने बता दी कि अभी पेन किलर ले लो, वो आपके लिए मैदे के लिए शदीद नुकसानदेह का बायस करेंगी, अल्सर कॉज़ करेंगी, और आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर रूल आउट करेंगी। तो इसलिए बेहतर है कि कभी आपको इस तरह का पेन स्टार्ट हो,
और देखिए मैंने एज फिगर आपको बता दी है ना, मेजॉरिटी जी। लोग 50 के अबव में अगर आपको नी पेन हो रहा है तो जस्ट अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसे रुजू करें, भाई मुझे दर्द हो रहा है, आया ही ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द है या कोई और है, पास हुँ। पेन इस तरह के होते हैं जो रिवर्सिबल कॉज होते हैं, वो जस्ट थोड़ा मेडिसिन लेके ठीक हो जाते हैं, तो आपकी वो सही। उससे आप एक लंबी प्रॉब्लम से बच जाएंगे बनस्बत में कि आप छोटी सी प्रॉब्लम थी उसके लिए आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं और वो पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया और आपने अपने जॉइंट्स को ज्यादा डैमेज कर दिया। सही, सही, बिल्कुल। डॉक्टर, इस मर्ज़ की वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या क्या ऐसी वजूहात हैं जिनको हम अपनी लाइफ़स्टाइल में नज़रअंदाज़ करते हैं जो इन फ्यूचर कॉज़ कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे नाज़रीन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो है ओबेसिटी। देखिए एक सिंपल सी बात है ना, एक छोटा बच्चा है, आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको 10-10 किलो का बैग दे दिया है, ठीक है? उनकी कमर के ऊपर, जॉइंट के ऊपर किस तरह इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, ज़ोर पड़ेगा। एक हुँ। छोटी-सी एक आपके जॉइंट है, उसके ऊपर आप 50 किलो, 60 किलो का आपका वेट है, तो वो कैरी कर सकते हैं। अब आप 100 केजी उसी जॉइंट, अल्लाह ताला ने जो जॉइंट बनाया है, वो तो उसी स्ट्रक्चर का बनाया है ना, उसी स्ट्रेंथ का बना है। वही जॉइंट 50 केजी कैरी करके रोजाना अपनी मोबिलिटी कर रहा है और वही हमारा जॉइंट जो है वो 100 केजी को लेके कैरी कर रहा है। हुँ। तो आपको सोचेंगे जब वेयर एंड टियर का मैंने पहले में डेफिनेशन इसी वजह से बताई थी कि जब इतना ज्यादा ह्यूज वेट के साथ पेशेंट कैरी करेगा, मोबिलिटी करेगा, तो जॉइंट जल्दी डिस्टर्ब करेगा, वो जल्दी अर्ली एज में फटीग हो जाएगा। फिर दूसरी चीज ये कि जो मसल स्ट्रेंथ होती है हमारे पास, जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, मसल स्ट्रेंथ भी नहीं होती, तो सारा जो आपका वेट होता है बॉडी का, वो जॉइंट के ऊपर आ रहा होता है, मसल उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, मसल आपके ज्यादा वो यूज में ही नहीं है, आपकी आदत ही नहीं है उसको जोड़ करने की। अचानक कुछ तरह को आप काम करते हैं तो उसमें आपके मसल जो है ज्यादा फटीग हो जाते हैं। सेकेंडली हुँ। ओबेसिटी के साथ हमारे कॉमन है कि हम कोएक्स के पास जाते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके पास स्टेरॉइड दे देते हैं। स्टेरॉइड जो है वो हर चीज को डैमेज कर रही होती है ना, आप ओवर द काउंटर, आपको पता नहीं है कि उसने आपको स्टेरॉइड की गोली खिलानी शुरू कर दी, आप तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब बड़ा भाई आराम आ गया है, मैं गोली खा रहा हूँ, बड़ा हुँ। आराम आ गया हुँ। है। स्टेरॉइड जो है वो हमारी बोन्स को, कार्टिलेज को, सब चीजों को डैमेज कर रहा होता है, बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करता है, लेकिन ये जो जिसके लिए पेन किलर जा रहे हैं आप, उसको तो और ज्यादा डैमेज कर देगा। सही, ये चीजें सही। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना आप इस चीज को देखें। इसके अलावा कुछ और जो चीजें आती हैं जो कि कॉमन है, लेकिन एज सच हमारे नाज़रीन के लिए रूमेटिक आर्थराइटिस है, ठीक है, जिसे जोड़ों का बुखार कहते हैं, गाउट है, गठिया उर्दू में कहते हैं, ठीक है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, और बहुत सारी डिजीज हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रोन कर सकती हैं, लेकिन जो मेन चीज है, इंपॉर्टेंट फोकस है, वो हमने देखा जाए कि रिवर्सिबल कॉज जो चीज का है, जो कि कॉमन है, सही। उसको हम रूल आउट करें और उसका हम इलाज करें। सही, सही। डॉक्टर, पाकिस्तान में अगर बात करें तो पाकिस्तान में रेशो मेल्स और फीमेल्स में क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, और ज़्यादा कौन इससे मुतासिर होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा 65% से भी ज़्यादा जो रिसेंट डेटा है, पाकिस्तान का तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है हमारे पास डेटा, लेकिन जो रिसेंट डेटा ओवरऑल। इंडिया का, यूएसए का है ओवरऑल, उसमें 65% से भी ज़्यादा फीमेल्स हमारी जो होती हैं वो इनमें इन्वॉल्व होती हैं। सही। पोस्ट मेनोपॉजल एस्ट्रोजन की भी उनको जो होता है वो चेंजेस आती हैं, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो उसके बाद वो और ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ और ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ प्रोन कर रही होती हैं। तो फीमेल का डाटा बहुत ज़्यादा है इसके लिए, मेल का फैक्टर कम होता है क्योंकि मेल में हमारा जैसा कल्चर है, उसमें मेल जो है वो वर्कआउट करने के लिए बाहर जाते हैं, काम बिल्कुल, करते हैं ये वो, बिल्कुल। तो उनका फिजिकल एक्सर्शन होता है। हमारी जो फीमेल्स है वो ज़्यादा घर में रहती हैं, डाइट भी अच्छी नहीं है उनकी, तो उसमें इस वजह से एक फैक्टर है कि फीमेल्स में ज़्यादा चीज़ें ये डिजीज़ पाई जाती है। ठीक। डॉक्टर, फीमेल्स को अपनी लाइफ में डाइटरी प्लान को किस तरह जो है वो प्लान करना चाहिए, किस तरह शेड्यूल करना चाहिए कि वो अपनी जो जितनी भी उनके बॉडी को रिक्वायर्ड है डाइट, वो पूरी कर सके, कैल्शियम, विटामिन्स, आप क्या इस हवाले से कहेंगे? लेकिन सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट ये है ना कि आप देखें कि कोई भी फीमेल है उसकी डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको कितनी कैलोरीज इंटेक करनी है ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें क्या चीज़ खानी है ना। अगर आप डेली रिक्वायरमेंट देखें कि अच्छा मुझे डेली रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज लेनी है या 1200 कैलोरीज मैंने लेनी है, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी है, या मेरा बीएमआई इतना है, उस हिसाब से मुझे कितना बीएमआई करना है। मेरा बीएमआई कम है, मेरा बीएमआई ज़्यादा है, मेरा बीएमआई ठीक है, ठीक है। हुँ। आप उसके हिसाब से देखते हुए आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट बनाते हैं। अच्छा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ये देखें कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, क्या आप अच्छी चीज़ खा रहे हैं। जैसे कि आप सुबह में मिल्क का इस्तेमाल करें, मिल्क के अंदर बहुत अच्छा कैल्शियम पाया जाता है ना, बिल्कुल एक एक ऐसी चीज़ है ना, कोई आप मेडिसिन कहते हैं तो लोग मेडिसिन खाना बड़े शौक से खाते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन, लेकिन मैं कहता हूँ सुबह 1 गिलास दूध का पी लो, उस मेडिसिन से बेहतर है, उसको लोग 2 दिन याद रखते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं। हुँ। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ना, फ्रूट्स के अंदर आपको हर चीज़ के जो मल्टीविटामिन खाएँगे, एक सेब नहीं खाएँगे रोज़ाना ना। आम का भी सीज़न था, आम के अंदर हर तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, हर चीज़ पाई जाती है, वो फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते।
तो कोशिश करें कि अपनी डाइट्स में अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें, कार्बोहाइड्रेट से बचें। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि रोटी में, चावल में जो बेकरी आइटम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो मीठी चीज़ें होती हैं, केक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इनकी वजह से क्या होता है, आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उससे वेट गेन होता है और जो आपके जो स्टमक में जो फ़िल करने की जगह है, वो तो कैपेसिटी लिमिटेड है ना, जितना आप खाना खा सकते हैं। लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट लेके उसको स्टमक को आप गार्बेज से फ़िल कर लेते हैं, जो आपके लिए खाने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि अच्छी आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलती, खाना तो आप खा लेते हैं, लेकिन वो आपको कहते हैं मुझे अभी भी कमज़ोरी है, सेहत नहीं बन रही और मैं बहुत वो ज़्यादा थक आपकी जाता बॉडी हूँ, को बहुत सारी इनफ चीज़ें प्रोटीन मैं समझ प्रोवाइड नहीं नहीं पाया। करता बेसिकली। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। सही। नाज़रीन, हम लोग प्रोग्राम में ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसकी प्रिवेंशन किस तरह मुमकिन है, कॉजेज़ क्या हैं, सिम्पटम्स क्या हैं और किस तरह हम लोग इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का।